الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة آمنت بالله صدق الله العظيम सुभान अल्लाह। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। बारान रहमत। आज न्यूज़ की सहरी ट्रांसमिशन में मैं हूं आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसम। आज हम 24वीं सहरी की निशिस्त में मौजूद हैं और आज हम बात करेंगे ख्वाब और इनकी ताबीर। ख्वाब एक ऐसी चीज़ है जो हर इंसान देखता है, लेकिन कभी कभी हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो हमने ख्वाब देखा है आया इसकी ताबीर क्या है, कौन से वक्त पे देखा हुआ ख्वाब सच्चा होता है और कौन से वक्त पे देखा हुआ ख्वाब झूठा होता है। इस्लाम में ख्वाब की हकीकत क्या है, ये हम आज के प्रोग्राम में जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती मोहसिनुज़्ज़मा साहब, अस्सलाम वालेकुम, आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे आज के मेहमान मशहूर व मारूफ एजुकेशनिस्ट हैं मोहम्मद आसिफ खान साहब, अस्सलाम वालेकुम, आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारी दूसरी मेहमान डॉक्टर सुंबुल साइकेट्रिस्ट हैं और इस वक्त में जो है उनकी राय लेना बहुत ज़रूरी है जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है। अस्सलाम वालेकुम। अपनी निशिस्त को आगे बढ़ाते हैं और नातखानी के फ़राइज़ अंजाम देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इलियास। इनसे दरख्वास्त करूँगा कि नात शरीफ पेश करें। मैं तेरी राह में जा दिए जा रहा हूँ, मैं तेरी राह में जा दिए जा रहा हूँ। यूं जीने का सामा यूं जीने का सामा लिए जा रहा हूँ, मैं तेरी राह में जा दिए जा रहा हूँ। नहीं जानता कुफ्र ईमान क्या है, नहीं जानता कुफ्र ईमान क्या है, जो तुम कह रहे हो, जो तुम कह रहे हो वो
वो किए जा रहा हूँ, बस तेरी राह में जा दिए जा रहा हूँ, बस तेरी राह में जा दिए जा रहा हूँ। और तुम्हें मैंने देखा जो अपने ही अंदर, मैं तवाफ अपना खुद ही तवाफ अपना खुद ही किए जा रहा हूँ, बस तेरी राह में जा दिए जा रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इलियास, बहुत खूब माशाल्लाह, बहुत प्यारी आवाज़। अल्लाह ताला आपको बहुत खुशियाँ नसीब फरमाए। शुरुआत करते हैं अपने मेहमान से। आसिफ भाई, इस वक्त में जो सूरत हाल है उसकी वजह से ज़ाहिर स्कूल्स कब से बंद हैं, तो आप क्या देख रहे हैं कि कितना लॉस हुआ है जो इस दफ़ा हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे बच्चे हैं, और आगे कहाँ तक देख रहे हैं? देखिए जी, जहाँ तक लॉस का ताल्लुक़ है तो ये लॉस तो पूरी दुनिया के अंदर हुआ है कोरोना की वजह से, और शुक्र करना चाहिए हमें कि हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर ये लॉस निस्बतन दूसरे मुल्कों से, यूरोप के मुकाबले में, अमेरिका के मुकाबले में कम है। बिल्कुल, ये मैं समझता हूँ कि ये सबकी दुआएं हैं कि शायद जो है हम इतना सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं। तो ये शुक्र है, लेकिन मैं साथ में ये भी कहूँगा क्योंकि 26 फरवरी से जो है ये लॉकडाउन शुरू हुआ, और इसको हमने पहले तो इस तरह से ले लिया था कि जी इसको जून जुलाई समझते हुए इसको छुट्टियां दे देते हैं अप्रैल और मई के अंदर, और रमज़ान का महीना भी है तो ये बेहतर रहेगा। हमारे मिनिस्टर सईद गनी साहब ने ये फ़ैसला किया और गवर्नमेंट ने भी ये फ़ैसला किया, अच्छा फ़ैसला था। लेकिन अब जो सूरत हाल है वो बड़ी संगीन होती जा रही है कि हमारे वफाकी मिनिस्टर साहब ने ये कह दिया कि जी 15 जुलाई तक जो है ना स्कूल बंद है। तो इतनी जल्दी इनको इतना फ़ैसला नहीं करना चाहिए था, अभी वक्त है। हम देखते हैं कि क्या पोजीशन चल रही है, क्या सिचुएशन है, और अल्लाह हम पर कितना करम कर रहा है, तो उसके बाद ये फ़ैसला किया जाता। लेकिन जो है उन्होंने इसमें जल्दबाजी की। फिर दूसरे आप उनकी आजकल स्टेटमेंट देख रहे हैं कि जी ये हतमी फ़ैसला है कि 9, 10th और फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के एग्ज़ाम नहीं लिए जाएंगे, जबकि सिंध गवर्नमेंट इसके अगेंस्ट है। वो कहती है कि जी 9, 10th के और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के एग्ज़ाम लिए जाएंगे। मैं समझता हूं कि सिंध गवर्नमेंट का जो ये फ़ैसला है वो उसूली फ़ैसला है और एग्ज़ाम होने चाहिए। इसके तरीक़ेकार को आप जो है चेंज कर सकते हैं, जी हाँ, SOPs के साथ कर सकते हैं। हम अपने ही स्कूलों के अंदर जो है बच्चों के 9, 10th के और फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के जो है एग्ज़ाम ले सकते हैं तरीक़ेकार के ज़रिए। और जाहिर है कि आप जानते हैं कि अगर एक स्कूल के अंदर जो है ना 2000 बच्चे पढ़ रहे हैं तो 9, 10 की जो स्ट्रेंथ होती है वो 200 बच्चों की होती है। अगर स्कूल बंद है, क्लासरूम हमारे पास बहुत है, अगर हम एक क्लासरूम के अंदर 10-10 बच्चों को भी बिठाल कर एग्जाम लें तो हम एग्जाम ले सकते हैं। लेकिन ये कह देना है कि जी बिल्कुल एग्जाम ही नहीं होंगे, ये गलत है, क्योंकि जो बच्चे पूरे साल मेहनत करते हैं वो अपना रिजल्ट चाहते हैं। अगर उनको इसी तरह से आपने डायरेक्ट प्रमोट कर दिया तो ये कुछ जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होते हैं जो परसेंटेज बहुत अच्छी लेकर आते हैं उनके साथ ज़्यादती हो जाएगी। अच्छा, ये बताएं कि आप ज़ाहिर जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है कि ज़ाहिर फिर एक समझ लें एक जनरेशन का परसेंटेज इशू आ जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो बहुत से ऐसे ब्रिलियंट स्टूडेंट है वो परसेंटेज से जो बड़ा उनका वो होता है, फिर आगे एडमिशन में भी बड़ा वो होता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो बाहर के ममालिक हैं उसमें इस वक्त क्या लॉस किए जा रहे हैं, क्या उस पर प्लानिंग है, क्योंकि ज़ाहिर एजुकेशन तो वहाँ भी डिस्टर्ब हुई है, तो कुछ ऐसा है आपकी नॉलेज में है कि वहाँ क्या हो रहा है? देखिए, सबसे ज़्यादा जो स्टार्ट हुआ था चाइना से आता, और चाइना ने जो है अपने स्कूल खोलना शुरू कर दिए SOP के साथ। और आपने अक्सर आज देखा होगा कि आप तो ज़ाहिर दुनिया शॉर्ट हो गई है तो व्हाट्सएप के ऊपर आ रहा है कि किस तरह से प्रिकॉशंस लेकर जो है क्लासेस स्टार्ट कर दी गई हैं, ठीक है। तो ये सारे काम
हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर भी हो सकते हैं, कराची के अंदर हो सकते हैं, और प्राइवेट सेक्टर जो अपनी जिम्मेदारी पूरी निभा सकता है, और हम बाकायदा मास्क का भी इंतजाम कर सकते हैं, सैनिटाइजर का भी इंतजाम कर सकते हैं, बच्चों को एक फासले के साथ बिठा सकते हैं, हम पढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से ये बहुत आसान तरीका है कि जी सारी चीजों से आप जो है ना कि जिम्मेदारी आपकी खत्म हो गई कि जी एग्जाम ही नहीं होंगे, बात खत्म हो गई। ये तो चीज नहीं होनी चाहिए। एग्जाम भी लें आप पढ़ना और जरूरी है। और हमें बच्चे अब घर में बैठ के फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, पेरेंट्स परेशान हो रहे हैं, पेरेंट्स फीसें देते हैं, वो चाहते हैं कि बच्चों को एजुकेशन दी जाए, लेकिन अगर इस तरह से कह दिया जाए कि नहीं जी छुट्टियां हो गई हैं और हम ये सोच लें कि जी हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई है, तो ये नाइंसाफी है। और जो आसिफ भाई बात कह रहे हो, मेरा इस वजह से एक तज्जिया है, मैं जब से कोरोना की वो चल रही तब से बाहर भी हूँ, मैं देख भी रहा हूँ राशन के हवाले से भी, कि जो स्कूल है उधर ज़्यादा आसान है। प्राइवेट सेक्टर में जो ज़ाहिर स्कूल ओनर है, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन है, वो अपनी जिम्मेदारी समझते हुए सोशल डिस्टेंसिंग भी बरकरार रख सकती है, एसओपी फॉलो करवा सकती है, सैनिटाइज भी करवा सकती है। हाँ, एक बड़े सर्कल पे अगर होगा कि मैं कहूँ कि जी वहाँ पे लाखों की तादाद में लोग हैं, तो उधर मुश्किल होता है, लेकिन डेफिनेटली इस चीज़ के ऊपर सोचा जाता है और लॉस भी बहुत हो रहा है, इस पर भी हम अभी बात करेंगे। डॉक्टर संबुल, आपकी जानिब आऊँगा। इस वक्त में जो सिनेरियो है, हर नॉर्मल आदमी जो है वो जहनी उसका शिकार का वो हो गया, जहनी दबाव का शिकार हो गया, तो आप लोगों के पास ऐसे केसेस आ रहे हैं इस वक्त? जी, बहुत ज़्यादा तादाद में, क्योंकि इनिशियली जैसे था शहरी लोगों के दिमाग में था कि ठीक है 2-3 हफ्ते की छुट्टियां, तो उन्होंने उनको एज आ छुट्टियां ही कंसिडर किया कि ठीक है सही है, घर में रहेंगे, हर तरफ से ऑफ मिल गया। लेकिन बाय द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, हमारे घरों के जो सेटअप है उसमें बहुत कम जगहों में बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं। अब उधर क्या है कि जाहिर सी बात है एक साथ एक ही फैमिली में हस्बैंड भी मौजूद है, बच्चे भी मौजूद हैं, और जो हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम है उसमें और दूसरे लोग भी मौजूद हैं, तो वहाँ पर फिर अब बहुत सारे मसाइल जो हैं वो हमारे सामने नज़र आ रहे हैं। लोग डिप्रेशन का शिकार हैं, फिर अनसर्टेन कंडीशन है इस वक्त, गैर यकीनी सूरत हाल है ना, किसी कोई भी हतमी तौर पर नहीं कह सकता कि 2 महीने लगेंगे या 2 हफ्ते में लगेंगे, मतलब समझ नहीं आ रहा ना, तो वो कंफ्यूज्ड एक कंडीशन इस वक्त हमारे यहाँ मौजूद है। अच्छा, फिर उस पर ये कि थोड़ा सा जो हमारा जिन लोगों ने एक मैसेज कम्युनिकेट करना है आवाम को, वो खुद भी काफ़ी कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं। तो जहाँ पर ये तमाम चीज़ें क्लियर नहीं है, आप हतमी तौर पर फैसला लें, जैसे अभी थोड़ी देर पहले आसिफ साहब बात कर रहे थे रिगार्डिंग टू स्कूल्स, तो अब पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि जी स्टूडेंट्स जो हैं, उनके बच्चे जो हैं वो ज़्यादा तवज्जो पढ़ाई पर नहीं दे रहे, ठीक है, वो डीमोटिवेट हो चुके हैं ना, वो डीमोटिवेट हो चुके हैं ज़्यादातर, मोस्टली एक जो बड़े तादाद में है स्टूडेंट्स। फिर पेरेंट्स को ये परेशानी है कि जो कि हतमी फैसला अभी तक आ नहीं रहा है, तो कंफ्यूजन का शिकार हैं। फिर जो सूरत हाल है उसमें अगर आप देखें कि ये जो वबा है, इसमें आपने जो प्रिकॉशंस लेनी हैं, उन प्रिकॉशंस को भी तमाम लोग सही तरीके से फॉलो नहीं कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जी जिस तरह हमारे मार्केट्स में नज़र आ रहा होता है, जिस तरह हमारे यहाँ, उसमें डॉक्टर संबुल एक प्रॉब्लम ये है कि ज़ाहिर है अफोर्ड का भी मसला है। अगर हम मास्क की बात करें तो वो उतने महंगे कर दिए, अगर हम सैनिटाइजर की बात करें वो उतने महंगे कर दिए। अब अगर 50 रुपए का एक मास्क है जो हम कह लें मुश्किल से 2 दिन चल जाएगा, जबकि कहते हैं 8 आवर्स बाद उसको खत्म कर देना चाहिए, तो गरीब आदमी कहाँ से करेगा? बिल्कुल, और यही चीज़ें जो है वो फिर हतमी तौर पर ना, ये चीज़ें जो सोशो इकोनॉमिक मसला हो रहा है, जो हमारे फ्रस्ट्रेशन जो बढ़ रही है, यही तमाम चीज़ें फिर हेल्पलेसनेस की कंडीशन आती है। अभी तो फिलहाल अब आप लोगों ने शायद खोला है, पहले तो अभी क्लिनिक्स भी बंद कर दिए थे, क्लिनिक्स भी बंद थे, और हमारे वैसे ऑनलाइन सेशंस हमारे हो रहे थे, और ऑनलाइन सेशंस में हम बहुत बिजी थे। और ये बिल्कुल लोगों की जो चीज़ें होंगी वो इनके पास बिल्कुल डॉक्टर संबुल के पास आ रही होंगी कि लोग जो हैं आसाबी कमज़ोरी के शिकार हो गए, वो भी हम पूछेंगे कि उसको किस तरह हम अपने अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी ला सकते हैं। और उसके अलावा जो हमें दिमागी कमज़ोरी हो रही है जिसकी वजह से लोग लड़ाई झगड़े कर रहे हैं और दूसरे मसले हो रहे हैं, उन पर किस तरह काबू पाया जा सकता है। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आ जाएगा। बराने रहमत आज न्यूज़ की सहरी ट्रांसलेशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, और इस वक्त हम मौजूद हैं सोबिया के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सोबिया कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये क्या उबाल रही हैं आज? आप क्या बना रही हैं? उबाल नहीं रही, एक्चुअली फ्राई हो रहे हैं। अच्छा, फ्राई हो रहा है, मुझे ना गर्म पानी में कुछ उबाल रही हैं आप।
ये आलू हैं ओके, जिनको मैंने क्यूब्स में काटा हुआ है और इनको मैं फ्राई कर रही हूँ। ठीक तो है। आज हम बना रहे हैं पिज़्ज़ा फ्राइज़। पिज़्ज़ा फ्राइज, जी, नॉर्मली पिज़्ज़ा फ्राइज़ की जो शेप होती है वो आप समझे फ्रेंच फ्राइज होते हैं? जूलियन टाइप जो हम कहते हैं फ्रेंच फ्राइज़ की जो शेप है, बट ये जो है स्क्वायर में मैंने रखा है ठीक और है। आपको इसको स्किन भी नज़र आ रही होगी। बिल्कुल मैं वही पूछ रहा था कि छिलका नहीं उतारा हुआ जी, आपने? छिलका नहीं उतारा क्योंकि मुझे लगता है जो आलू का जो फ़ायदा है ना वो छिलके में है। अच्छा, मैग्नीशियम, पोटेशियम, विटामिन, हम उसको हटा के अंदर का सफ़ेदी आलू खा लेते हैं और उसमें कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो मैंने इसको पहले ब्लांच कर लिया था। ब्लांच मैं बता दूं, उबालना नहीं, ब्लांच करना है, पानी को उबाल कर ये डालकर 5 मिनट के अंदर आप इसको निकाल लेंगे ठीक और फिर है। हम इसको डीप फ्राई करेंगे जब तक ये क्रिस्पी हो जाएंगे। हमने बीफ का मिंस लिया है, ठीक ठीक है, इसको हम पकाएंगे ऑयल में बेसिक मसालों के साथ। सॉल्ट है, कुटी हुई लाल मिर्च है, हल्दी है, गरम मसाला और ब्लैक पेपर। ये पकाने के बाद हम इसमें पिज़्ज़ा सॉस डालेंगे जो रेडी आपको मिल जाती है, मार्केट से मार्केट से आपको मिल जाती है। वो आपने डालकर इसको बिल्कुल अच्छा सा सॉस बना लेना है। सॉस जो है वो ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए, थोड़ा ग्रेवी में रखेंगे ताकि वो ड्राई ना हो पिज़्ज़ा फ्राइज़। ठीक है। उसके बाद हम पिज़्ज़ा की तरह इसकी टॉपिंग करेंगे, अनियन, कैप्सिकम, ऑलिव, मशरूम, टोमेटो, जो भी आपको पसंद है आप वेजेस आप वो डालें। ठीक है। चीज़ से टॉप करेंगे और इसको बेक करेंगे। बेक करेंगे और कितने टाइम में तैयार हो जाएगा ये? मैक्सिमम 30 मिनट्स। मैक्सिमम 30 मिनट्स। और सोबिया की जो डिशेस होती हैं बिल्कुल नई नई होती हैं और बिल्कुल अलग अलग किस्म की चीज़ें लाती हैं। नाम हमने उन चीज़ों के सुने होते हैं लेकिन इनके बनाने का तरीका अलग होता है। हमारी निशिस्त में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं गुलाम सरवर कादरी। इनसे दरख्वास्त करूंगा कि नाते शरीफ पेश करें। अपने दामान शफात में छुपाए रखना, अपने दामान शफात में छुपाए रखना, मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना, मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। आपकी याद ने आबाद किया है मुझको, आपकी याद ने आबाद किया है मुझको, बंदा परवर मेरी हस्ती को बसाए रखना, बंदा परवर मेरी हस्ती को बसाए रखना। मैंने माना के निकम्मा हूँ मगर आपका हूँ, मैंने माना के निकम्मा हूँ मगर आपका हूँ, इस निकम्मे को भी सरकार निभाए रखना, इस निकम्मे को भी सरकार निभाए रखना, मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब सरवर भाई, बहुत खूब, माशाल्लाह, बहुत प्यारी आवाज़। और अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ नसीब अता फरमाए। हमारा आज का मौजू ख्वाब की ताबीर। मुफ्ती साहब की जानिब बढ़ेंगे। मुफ्ती साहब, इस्लाम में ख्वाब की क्या हकीकत है और कुरान पाक में क्या इसके बारे में फरमाया गया है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ क़ाला यूसुफ़ लि अबीही इन्नी रायतु अहद अशरा कौकबन
आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शहरी भाई, ख्वाब की अहमियत और ख्वाब की अज़मत का हम ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर हम ईद मनाते हैं, जिसे आप बकरा ईद कहते हैं, तो वो पूरी ईद एक ख्वाब, बेशक बेशक, मिसाल के तौर पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम देखें कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वही का नुज़ूल हुआ और अल्लाह ताला ने अपने कलाम को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया, तो वो ख्वाब के ज़रिए ही वही का आगाज़ हुआ। तो मालूम हुआ कि ख्वाब की बड़ी अहमियत है इस्लाम में। और अगर देखा जाए कि अम्बिया अलैहिस्सलाम की ज़ात को, तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अल्लाह के बहुत ही प्यारे मुक़र्रब नबी हैं, उनके बारे में यह आता है कि आप ख्वाबों की ताबीर बयान किया करते थे और हुकूमत वक्त बादशाह भी आपसे ताबीर पूछा करते थे। यहाँ तक कि जब आप देखेंगे, जब मैंने आपके सामने कुरान पाक की जो आयत पढ़ी है, इसमें वो अपने वालिद से फरमा रहे हैं कि अब्बू जान, मैंने ख्वाब देखा जिसमें 11 सितारे देखे और एक चाँद देखा, एक सूरज देखा जो मुझे सजदा कर रहे थे। तो इससे मुराद ये थी कि 11 जिनके जो भाई थे और उनके वालिदैन थे, वो उनकी बात को माने, इसकी जो ताबीर निकल रही थी। तो मालूम ही चला कि इस्लाम के अंदर ख्वाब की बड़ी अहमियत हासिल है कि अल्लाह ताला ने इस ख्वाब की बदौलत, ज़ाहिर सी बात, हमें कुर्बानी का एक मौका अता फरमाया। अल्लाह ताला ने वही का ज़रिया बनाया। और अम्बिया अलैहिस्सलाम की ज़ात को अगर हम देखें तो वो ख्वाब की देखा भी करते थे, उसकी ताबीर भी बयान किया करते थे। इसी तरीके से ख्वाब जो है उसकी एक हकीकत ये है कि ख्वाब अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। और ख्वाब का दारोमदार ये है कि अल्लाह ताला ने जो ख्वाब दिखाना है, इससे मुराद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ख्वाब जो है नबूवत का 46वां हिस्सा है। इससे मुराद ये है कि अल्लाह ताला ने ख्वाब को एक अहमियत दी है। ये जिस तरह नबी अलैहिस्सलाम वही के ज़रिए पैगाम लाते थे, अल्लाह भी बंदे को एक पैगाम देता है कि देखो तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, अच्छा होने वाला है या भी जो भी मामला होने वाले हैं। मुझे बताइएगा, ये किसी भी बंदे के साथ हो सकता है या ये जो अल्लाह के नज़दीक होते हैं बंदे, ये उन्हीं को वही आती है? क्योंकि हमारे यहाँ बहुत से लोग कहते थे मुझे वही हुई है। नहीं, लफ्ज़ वही इस्तेमाल नहीं करेंगे हम। वही तो अम्बिया अलैहिस्सलाम के इस्तेमाल होता था। लेकिन मैं आपको बता दें कि ख्वाब अच्छे हैं ना, हर आमो ख़ास के साथ है। लेकिन जाहिर सी बात है, रब जिससे मोहब्बत करता है, जब जिससे प्यार करता है, और उसे मुबश्शिरात कहते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें खुशखबरियाँ अता फरमाता है। और फिर वही बात आई कि अच्छे ख्वाब जो होते हैं, हदीस पाक में मेरे आका फरमाते हैं, अच्छे ख्वाब अल्लाह की तरफ से होते हैं और बुरे ख्वाब शैतान की तरफ से होते हैं। बिल्कुल। और उन ख्वाब की हकीकत क्या होती है, ताबीर के बारे में भी हम बात करेंगे। बहुत से लोगों का ये कहना होता है हमने ख्वाब में ये देखा, वो देखा, उस पर भी हम बात करेंगे। आसिफ भाई, आपकी जानिब आऊँगा। आसिफ भाई, इधर भी मुझे ऐसा लग रहा है, जो अभी तक मैंने आपसे ब्रेक से पहले बात की, कि वफाक और सूबे की जंग में आप लोग और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो पिस रहे हैं। मैंने सही तज्जिया किया? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसकी मैं आपको वजह ये बताऊं कि ये जो स्कूलों को अगर बंद रखा गया, जो कि सिंध गवर्नमेंट चाहती है कि स्कूल को जल्दी अब खोल दिए जाए, लेकिन वफाक कहती है कि नहीं जी 15 जुलाई तक, और इसके अंदर इतने नुकसानात हैं कि इसका आप सोच नहीं सकते। अगर इन केस स्कूल को आपने बंद रखा तो स्टूडेंट्स का तो नुकसान है ही है, इसके साथ साथ हमारे माशरे के अंदर ये सिलसिला है कि अगर कोई चीज़ बंद है, स्कूल बंद है, तो फीसें भी आना बंद हो जाती हैं। बिल्कुल। और जब फीसें आना बंद हो जाती हैं तो आप जानते हैं कि 95% जो है स्कूल जो होते हैं वो रेंटेड होते हैं। वो किराया कैसे देंगे? और 15,000 स्कूल हैं कराची के अंदर और 2 लाख से ज़्यादा जो है टीचर्स जो है इसमें इदारे से मुंसलिक होती है, पढ़ाती हैं, और इसमें फीमेल का रेशो सबसे ज़्यादा है। बिल्कुल। और फीमेल इस शोबे को ज़्यादा सेलेक्ट करती हैं कि ये इज़्ज़त वाला भी है, टाइमिंग भी अच्छे हैं, और जो है इसके अंदर वो कुछ डिलीवर कर सकती हैं, मैनेज भी हो जाता है। तो इसके अंदर कितने लोग सफ़र करेंगे, कितने लोग सफ़र करेंगे? आप रेंट नहीं दे सकेंगे, आप सैलरी नहीं दे सकेंगे, और गवर्नमेंट के जितने भी टैक्सेस हैं, या EOBI है, सेसी है, और दुनिया भर के जो टैक्सेस हमारे पे लगाएंगे वो सारे हमारे पे टैक्सेस। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो अभी सूरत हाल है, तो क्या आपको टैक्सेस आप लोगों के माफ नहीं हुए? नहीं हुए। कह रहे थे रिलीफ देंगे, तो क्या रिलीफ नहीं, कोई रिलीफ नहीं देंगे। और प्राइवेट सेक्टर के लिए तो मैं आपको बता दूं कि आज तक गवर्नमेंट ने कोई रिलीफ दिया ही नहीं है। सिर्फ जो है ऑर्डर जरूर पास करती हैं, जैसे कि 20% का उन्होंने कहा, हमने प्राइवेट सेक्टर ने इसको जो है पब्लिक के लिए, पेरेंट्स के लिए, फैसिलिटीज़ के लिए हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया, और 20% हमने डिस्काउंट दिया। इसके बावजूद भी पेरेंट जो है फीसें देने के लिए तैयार नहीं है, और गवर्नमेंट की तरफ से हमें किसी किस्म का रिलीफ नहीं है। अच्छा आसिफ भाई, मुझे एक बात का जवाब देगा, आपके होने का एक फ़ायदा हुआ कि
कि एक हमारे यहाँ कुछ इदारे ऐसे हैं जिनको एक माफिया की सूरत दे दी जाती है, जिसमें मीडिया भी है, अच्छे बुरे लोग हर फील्ड में होते हैं। ये प्राइवेट स्कूल माफिया का एक जिक्र करने लगते हैं लोग। ये क्यों एक कॉन्सेप्ट बना दिया है? कह रहे हैं कि जी माँ बाप का खून चूस लेते हैं, ऐसी चीजें आप भी सुनते होंगे। और फीसें बेतहाशा लेते हैं और बात बात पे चार्जेस लेते हैं। हो सकता है कुछ जगहों पे हो, लेकिन वैसे थिंकिंग क्या है? क्योंकि आपके माशाल्लाह बहुत स्कूल हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको बता दूं कि ये 2% स्कूल हैं जिनकी फीसें जो है वो तकरीबन 15,000 और 20,000 और 30,000 के दरमियान है। ये 2% की वजह से जो है वो बाकी 98% स्कूल जो है सफ़र कर रहे हैं। और ये जो 2% है ये भी पेरेंट्स को घर में लेने के लिए नहीं जाते, बच्चों को एडमिशन के लिए उनके घरों में नहीं जाते। उनकी ख्वाहिश होती है कि इन स्कूलों के अंदर उनका बच्चा तालीम हासिल करे। अगर आप देखेंगे तो सारे मिनिस्टरों के बच्चे, गवर्नमेंट के जितने भी आला ओहदेदार हैं, उनके सारे बच्चे इन प्राइवेट स्कूलों में ही पढ़ रहे हैं। कोई भी जो है सरकारी स्कूल के अंदर नहीं पढ़ रहा। और जबकि बजट का रेशो आप देखेंगे, जो सालाना बजट आता है, तो तकरीबन एक बच्चे के ऊपर जो सरकारी स्कूल में पढ़ता 12,000 रुपए का रेशो आ रहा है। जबकि प्राइवेट सेक्टर जो है ना वो 1,000, 1,500, 2,000 और में जो है ये तालीम दे रहा है। वो फिर भी इसके बावजूद भी गवर्नमेंट 12,000 के अंदर वो फैसिलिटी दे नहीं पा रही है जो कि 1,000, 1,500 और 2,000 के अंदर प्राइवेट सेक्टर जो है तालीम दे रहा है, रिजल्ट दे रहा है। ये चीज जरा मुझे क्लियर कीजिएगा। 12,000 मतलब क्या गवर्नमेंट स्कूल जो एक बच्चा पढ़ाती है उसका बजट में 12,000 में? जी, इसका रेशो आता है कि जो सालाना बजट मिलता है उस बजट को आप एक फिगर लीजिए, मिसाल के तौर पर उनका 10 करोड़ रुपए का बजट है, उसके अंदर जो है ना आप देखेंगे सरकारी स्कूलों में बच्चे कितने पढ़ रहे हैं, उसको डिवाइड करें तो आपको पता चलेगा कि फी बच्चा 12,000 गवर्नमेंट जो है वो बजट में पास कर रही है और पास उनको 500 रुपए भी नहीं हो रहा। ये जाता कहाँ है? ये सारे गोस्ट जो है ना टीचर्स हैं जो कि सिर्फ सिग्नेचर करते हैं और पैसे लेते हैं। और इसके बावजूद प्राइवेट सेक्टर को माफिया कहा जाता है। मैं तो कहता हूं कि प्राइवेट सेक्टर का शुक्रगुजार होना चाहिए गवर्नमेंट को भी और पेरेंट्स को भी, ये ना कि इसको माफिया बनाया जाए। मुझे एक बिल्कुल ही नई बात पता चली है और मेरे लिए तो ये बड़ी शॉकिंग है, क्योंकि जो मैं गवर्नमेंट स्कूलों का हाल देखता हूं, मैंने उन पर प्रोग्राम्स भी किए हैं, आई वाज रियली शॉक्ड कि मतलब इतना पैसा उनके लिए होता है। और लगते तो 500 भी ज्यादा बोल दिया आसिफ भाई ने, मुझे तो 200 रुपए भी लगते हुए नहीं नजर आते। ना सिर्फ तालीम में बल्कि फर्नीचर फंड्स वगैरह जो इनको मिलता है, मेडिकल फंड्स जो मिलता है, ये आखिर जाता कहाँ है? इस पर हम बात करेंगे कि ये आखिर फंड जा कहाँ रहा है। और जैसे कि आसिफ ने बताया कि 2% लोग हैं और जो अपने स्कूलों की फीस इतने रखते हैं, उधर भी कोई वो घर पे नहीं जाते पेरेंट्स को लेने, और जो लोग ये पॉलिसी बनाते हैं या जो लोग ये सारी चीजें करते हैं उन्हीं के बच्चे उसमें पढ़ रहे होते हैं। बहुत सारे सवाल हैं। उससे पहले डॉक्टर सुंबल की जानिब जाएंगे। डॉक्टर सुंबल, हमारे यहाँ एक ये कॉन्सेप्ट है कि जिस बंदे ने साइकियाट्रिस्ट को दिखाया वो पागल है, जो कि बहुत गलत कॉन्सेप्ट है। दिमागी बीमारी का मतलब हर बंदा पागल नहीं होता, एक आसाबी कमजोरी होती है। और बाहर के ममालिक में तो हर चौथा पांचवा दिखाता है। तो हमारे मुल्क में ये कॉन्सेप्ट क्यों है कि जिसने साइकियाट्रिस्ट को दिखाया तुम पागल हो गए? ये पूछते हैं लोग। जी, उसका शायद एक रीज़न ये कि लोगों के पास इतनी नॉलेज नहीं है। अब तो खैर हालात पहले से काफ़ी बेहतर हो गए। अगर मैं आज से 10-15 साल पहले की बात करूं तो उस वक्त तो बहुत ज़्यादा ये एज अ टैबू जो है वो समझा जाता था कि अगर किसी माहिर नफ्सियात के पास चले गए या मेडिसिन लेना शुरू कर दी तो लोग समझते थे कि शायद ये बिल्कुल हम पे एक लेबल लग जाएगा कि कन्फर्म पागल है। हालांकि ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं हमेशा एक चीज़ कहती हूँ कि हमें एक चीज़ समझनी चाहिए कि अगर हम देख रहे हैं कि हमारी रोज़ाना की रूटीन में कोई डिस्टर्बेंस आ रही है। अब रोज़ाना की रूटीन में डिस्टर्बेंस से क्या मुराद है कि लाइक सपोज खाने पीने के जो रूटीन है वो डिस्टर्ब हुई। लेट्स सपोज आपकी नींद अगर डिस्टर्ब हो रही है, आप देख रहे हो कि आपका जो एक रूटीन थी कि जिसमें आपके अंदर एक क़ुव्वत बर्दाश्त थी, जिसमें आपके आपस के ताल्लुकात में जो थे बेहतर थे, उसमें अगर आप देख रहे हो कि कुछ चेंजिंग आ रही है, आपकी परफॉर्मेंस, आपकी सेल्फ एफिशिएंसी, सेल्फ एफिकेंसी, अगर आप देख रहे हो कि तमाम चीज़ों में फ़र्क आ रहा है और फ़र्क जो वो नेगेटिव है, तो आपको इस पर अगर बहुत इनिशियल फेज़ में अगर आप कंसर्न कर लें किसी माहिर नफ्सियात से या किसी साइकियाट्रिस्ट से, तो उसका फ़ायदा क्या होता है कि बहुत इनिशियल फेज़ में आप उस चीज़ को डील आराम से कर सकते हैं, रादर देन बाय द पैसेज ऑफ टाइम वो एक डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो। और एंड आफ्टर बिकमिंग द डिसऑर्डर ऑब्वियसली इज क्वाइट डिफिकल्ट कि आप उन चीज़ों को लेकर के चलें। तो अगर हम इनिशियल फेज़ में उन चीज़ों को खुद ही नोटिस करें और अगर हम उस पर बात करें, आपको पता होगा कि हमारे यहाँ पर अब कॉन्सेप्ट ये बेहतर होना शुरू हुआ। किस तरह से होना शुरू हुआ कि जब पता चला कि जी स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं, जब पता चला कि जी अच्छा बड़ी बड़ी जो हमारे यहाँ कॉर्पोरेट सेक्टर है वहाँ पर भी साइकोलॉजिस्ट अपॉइंटेड होते हैं, जब पता चला कि अच्छा फोर्सेज हैं वहाँ पर भी साइकोलॉजिस्ट होते हैं, तो फिर इस चीज़ की एक्सेप्टेंस आना शुरू
हो चुकी है। जी, आवाम से मैं यही इस बात पे कहूँगा कि ये जो आपको माहिर नफ्सियात को दिखाना होता है, अगर आप शुरू में दिखा लेना तो आप बहुत सारी चीज़ों से बच जाएंगे। अगर हम सीरियल किलर्स की मिसाल लें और जो लोगों ने इस तरह की एक्टिविटी की है, उनके पीछे भी एक नफ्सियात होती है जो शायद कब से पल रही होती है और फिर एक खतरनाक रिएक्शन बन के सामने आती है। वो भी हम डॉक्टर संबल से जो है डिस्कस करेंगे। या वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद नजर आता है। की सहरी ट्रांसलेशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और सोविया, ये बताएं कि मुझे आपकी ये डिश कहाँ तक पहुंची है? ऑलमोस्ट तैयार है, बस हम इसकी असेंबलिंग करना बाकी है। असेंबलिंग करना बाकी है। पानी किस चीज़ का है? अच्छा, ये जो आज की हमारी ड्रिंक है। अच्छा, ड्रिंक है जी, जबरदस्त। मुझे बताएं ड्रिंक क्या बना रही हैं? अच्छा, आज हम बना रहे हैं जिंजर स्क्वॉश बना रहे हैं। जिंजर स्क्वॉश जी। बेसिकली जो अभी हमारा माहौल जो चल रहा है, जो कोरोना चल रहा है, उसमें इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने का बहुत है। तो जिंजर जो है वो कहते हैं बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आप यूज़ करें। तो बेसिकली जिंजर जो यूज़ करते हैं, बेसिकली सबको फ्लेवर उसका अच्छा नहीं लगता है, राइट? क्योंकि अब ये जो जिंजर स्क्वॉश है वो बनाने के लिए इसमें शुगर भी है, हनी भी है, तो आपको इतना फील नहीं होगा कि आप जिंजर का इंटेक ले रहे हैं अपने अंदर। मैंने क्या किया, जिंजर और टर्मरिक को थोड़े से पानी में ब्लेंड कर लिया। ब्लेंड करने के बाद मैंने एक पतीला लिया, उसमें डाला 1 कप शुगर लिया, 1/2 कप हनी लिया। हनी नहीं तो जैगरी जो हमारा गुड़ होता है, आप वो ले लें। वो लेने के बाद हम इसमें 1 से 2 कप पानी डालेंगे और इसको इतना पकाएंगे कि गाढ़ा हो जाएगा, क्योंकि इसमें शुगर है तो चाशनी टाइप बन जाएगा आपका। जो हम रेडी सिरप होते हैं हमारे जूस के, वैसा बन जाएगा। फिर आपने क्या करना है, इसको हम स्टेन करेंगे, जो सारा जो थिक सिरप है वो आ जाएगा। फिर ग्लास में 2 टेबलस्पून डालकर आपने 1 ग्लास पानी में मिलाकर पुदीने के साथ आप इसको पिए। वाह जी, बिल्कुल, क्योंकि इस वक्त में क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाने की बड़ी ज़रूरत है। और ये जो इनकी ड्रिंक्स होते हैं ये भी कमाल होते हैं, क्योंकि इस वक्त बड़ी ज़रूरत है कि हम जो है अपना इम्यून सिस्टम जो है उसको स्ट्रॉन्ग करें। इस वक्त हमारे साथ नशिस्त पर मौजूद है हाफिज़ अम्मार। इनसे दरख्वास्त करूँगा कि नाते शरीफ पेश करें। बुला लो फिर मुझे ऐशा बाहरो मदीने में मैं फिर रोता हुआ आऊं तेरे दर पर मदीने में मैं पहुँचूं जाना में गरीबा चाक सीना चा गिरा देकाश मुझको शौक तड़पा कर मदीने में मदीने जाने वालों जाओ फी अमानिल्लाह मदीने जाने वालों जाओ फी अमानिल्लाह कभी तो अपना भी लग जाएगा बिस्तर मदीने में बुला लो फिर मुझे ऐशा बाहरो मदीने में मैं फिर रोता हुआ आऊं तेरे दर पर मदीने में। सुभान अल्लाह बेटा मार, बहुत खूब माशाल्लाह। और अल्लाह ताला आपको बहुत सी खुशियाँ दे, आपकी आवाज़ में मज़ीद खूबसूरती पैदा करे। और वही बात, जब कोई भी ऐसी मैं नात सुनता हूँ तो बड़ा अभी मेरा दिल वो छोटा होने लगता है, इस वजह से कि हम पर वो दरवाजे बंद हैं, हमारे गुनाहों की वजह से बंद हो चुके हैं। बस इस नशिश से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम पर वो दरवाजे दोबारा खोल दे। हम बेशक बहुत गुनाहगार हैं, लेकिन हम पे अपने रहमत का करम करे और वो मदीने के दरवाजे दोबारा तमाम मुसलमानों के लिए खुल जाएँ। मुफ्ती साहब, आपकी जानिब आएंगे, हम बात कर रहे थे ख्वाबों की। अच्छा, हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो ख्वाब आ रहा है ये सच्चा है या झूठा है, और किससे ख्वाब की ताबीर मालूम की जाए? क्योंकि यहाँ पर हर कोई फिलोसफर बन के ताबीर नहीं बताना शुरू। अच्छा शरीफ भाई, सबसे पहले तो बात ये है
कि ख्वाब की भी अक़साम हैं। हमारे पास अभी माशाल्लाह माहिर नफ्सियात भी बैठी हैं, इससे से बात कर रहा हूँ कि एक तो ये होता है कि हम रोज़ाना जो काम कर रहे होते हैं, मिसाल के तौर पे आप एक एंकर हैं, माशाल्लाह बड़े एंकर हैं, तो आप 10 जगह जाते हैं, तो आपके ख्वाब भी ऐसा भी होता है कि रोज़मर्रा जो हम काम कर रहे होते हैं वही आ जाता है। हाँ, तो जब सोते हैं तो वही चीज़ हमारे सामने आना शुरू हो जाती है। तो एक ख्वाब तो ये होता है, तो एक ख्वाब ये होता है कि मिसाल के तौर पे कोई ऐसी बात हुई, अनहोनी बात हुई और हमने उसको सवार कर लिया, और या किसी कहते हैं कि किसी ने डरावना किस्सा सुन लिया, तो कोई बात सुन ली तो वही ख्वाब में आ गया। तीसरी चीज़ ये होती है कि जो अल्लाह ताला की तरफ से जो अल्लाह ताला बंदों पर रहमत करता है और उन्हें खुशखबरियाँ या अल्लाह ताला उनको कोई पैगाम देता है, तो वो ख्वाब जो होते हैं वो हकीकत और उनको बताना। अब आ जाए उस बात पर कि आपने कहा किसको बताया जाए, किसको नहीं बताया जाए। हदीस में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब तुम अच्छा ख्वाब देखो तो उसे बताओ जो अक्लमंद है और जो तुम में बड़ा है, यानी जो करीब है, जिससे तुम मोहब्बत करते हो या जिसे तुम दोस्त समझते हो। और अगर तुम बुरे ख्वाब देखो तो बुरे ख्वाब का जिक्र किसी से मत करो। अच्छा, क्यों? अगर तुम वो ख्वाब का जिक्र करोगे तो जो बंदा ख्वाब का जिक्र करता है तो अल्लाह वो ताबीर यानी वो मामला पेश कर देता है। अच्छा, हदीस में ये आता है। तो अब इससे मुराद ये इसलिए फरमाया गया कि जब बंदा अच्छे ख्वाब देखे, मुअब्बिर कहते हैं उसको, ताबीर बताने वाले को क्या कहते हैं? मुअब्बिर। और ख्वाब के माने होते हैं अर्रोया फिल मनाम, कि जो शे आप नींद की हालत में देखें उसे ख्वाब कहते हैं अरबी में। इसी तरीके से अगर कोई शख्स अच्छी चीज़ देख रहा है तो ऐसे मुअब्बिर से मालूम कर जिसे मालूम हो ख्वाब का। अब अरे गैर नत्थु खैर से लफ्ज़ में इस्तेमाल कर रहा हूँ कि अगर आप बयान करेंगे हर किसी से ना करें, और अगर आपने वो बयान करने के बाद उसने जो ताबीर बयान कर दी हदीस के मुताबिक, फिर अल्लाह ताला वैसे ही कर देता है। अल्लाह। इसलिए फरमाया गया कि आप ताबीर भी जो बयान फरमा रहे हैं ऐसे शख्स के बयान करें जिसे इल्म हो, ये मुफ्ती हो या फिर वो जो मुअब्बिर हो, जो जानता हो इस चीज़ का इल्म। बिल्कुल उसी तरीके। अच्छा, इसमें टाइमिंग्स होती हैं कुछ कि कहते हैं जी सुबह के ख्वाब पूरे नहीं होते और रात के, ये बड़ी कंफ्यूजन हमारे यहाँ होगी, या ख्वाब किसी टाइम भी आया ख्वाब होता है? नहीं, जो आपने कुछ फरमाई ना कि कौन से ख्वाब सच्चे होते हैं, टाइमिंग्स की बात मैं वही कहूँ कौन से टाइम के ख्वाब सच्चे होते हैं और कौन से टाइम के ख्वाब सच्चे नहीं होते, ये लफ्ज़ कहना चाह रहे हैं। हदीस में आता तो फरमाते हैं जो वक्त सहरी के वक्त, यानी जो हमारा आजकल का सहरी का वक्त है, फजर से पहले पहले, जो सुबह सादिक से पहले पहले जो आप ख्वाब देखेंगे हदीस के मुताबिक, उनमें से कई ख्वाब हुजूर फरमाते हैं सच्चे होते हैं। ठीक है। तो मालूम ही चला कि हुजूर ने वक्त बताया हमें, तो और वैसे तो अल्लाह ताला कभी भी मुशरात बता सकता है जब चाहे, लेकिन वो अंदाज़ा हो जाता है इंसान को ना कि जब वो ख्वाब देख रहा होता है उसे अंदाज़ा हो जाता है कि कौन सा ख्वाब सही लग रहा है, कौन सा ख्वाब नहीं लग रहा। लेकिन शरीयत के लिहाज से टाइमिंग जो आपने बात की, वो सहरी का वक्त ऐसा है कि अगर इस वक्त कोई बंदा ख्वाब देखता है तो अल्लाह ताला उस ख्वाब को हकीकत बयान कर देता है। अगर हम बुरा ख्वाब देखें तो उसका सदका देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए, लेकिन कोई शख्स बुरा ख्वाब देखे उसके तरीक़ेकार ये कि जैसे इसने बुरा ख्वाब देखा, पहले तो मैंने आपसे कहा बताना नहीं है। बिल्कुल। उठकर जो बाएं यानी लेफ्ट है जो आपका कंधा, उस सब 3 मरतबा थूक दे। ठीक है। थूकने से मुराद के हल्की से वो और फिर अल्लाह से पनाह मांगे, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, और शैतान की शर से पनाह मांगे और करवट को बदल ले। ठीक है, उसी करवट ना ले, क्योंकि ये बात इस वजह से थी कि अक्सर लोग ख्वाब देख के बड़ा परेशान हो जाते हैं, और तो इसका तरीक़ेकार यही होता है जो मुफ्ती साहब ने बताया, और क्योंकि जो बुरे ख्वाब है वो हमें शैतान दिखा रहा होता है, तो इस वजह से इसके ऊपर ज़रूर सोचना चाहिए। आसिफ भाई, बात हो रही थी कि 2% स्कूलों की कि जो इतनी फ़ीस लेते हैं, तो आसिफ भाई क्या वहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन बहुत हाई होती है कि मिसाल के तौर पर अगर प्राइवेट सेक्टर में एक स्कूल 4,000 5,000 रुपये ले रहा है और एक 30,000 रुपये ले रहा है, तो क्या वहाँ का बच्चा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जो है वो जीनियस होगा और जो 5,000 वाला है वो नहीं होगा? कुछ ऐसा होता है? नहीं, जीनियस का तो मैं नहीं कहूँगा, अलबत्ता ये कि ज़रूर कहूँगा कि वो स्कूल फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी दे रहे हैं और उनकी टीचर्स का जो स्टैंडर्ड है वो बहुत अच्छा है, और जिस तरह से वो मेंटेन रखे हुए हैं एजुकेशन को, उसमें नो डाउट कि वो अच्छी तालीम दे रहे हैं, उसके अगेंस्ट में वो कुछ लेते हैं और पेरेंट्स अपनी खुशी से देते हैं। इन स्कूलों में आप जाके देखेंगे ना तो सुबह से लाइन लगी हुई होती है फॉर्म लेने के लिए, एडमिशन लेने के लिए, और मिनिस्टरों की सिफारिश जाती है कि जी इस बच्चे को एडमिशन दे दीजिए। तो आखिर ऐसा क्यों? इस क्वालिटी है तो है, और वही वाली बात है कि क्वालिटी है तो फिर बिकती भी अच्छी कीमत के अंदर है। अच्छा, अभी एक चीज़ ये होती है कि जो बिल्कुल नए बच्चे होते हैं कि जिनको स्कूल में डालना होता है, 3 साल का बच्चा, प्ले ग्रुप्स का माहौल आपके ख्याल से कैसा होना चाहिए? एक नॉर्मल स्कूल का भी, मैं एक बहुत हाई फाई बात नहीं कर रहा, हम किस तरह पेरेंट्स जो है, अगर मेरा बच्चा है मैंने उसको स्कूल में डालना है,
तो हम किस तरह क्या चीज़ें देखें, ये आपके होने का एक फ़ायदा मैं अपने लिए भी ले रहा हूँ कि अगर हम किसी स्कूल में जाएं और हमने अपने बच्चे को वहाँ कराना है तो हम क्या चीज़ें देखें? जी, सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा इसका क्लासरूम का इन्वायरमेंट कैसा है, ठीक है, और जो इसके अक्सर ये चीज़ें देखते हैं, जैसे आपका टेबल इसके कॉर्नर बने हुए हैं, तो छोटे बच्चे की जो एज होती है प्ले ग्रुप की वो 3 साल से कम की होती है। बिल्कुल। 3 साल के बाद जो है मॉन्टेसरी में बच्चा आ जाता है, तो लिहाजा इन तमाम चीज़ों को देखा होता है। टीचर्स बहुत सॉफ्ट होनी चाहिए, सॉफ्ट अंदाज में बात करे, सॉफ्ट अंदाज में हैंडल करे बच्चों को, और जो है उसका माहौल जो हो वो इस तरह से हो कि बच्चा उसको अट्रैक्ट करे, उसका दिल लगे, और वो घर से जब आए स्कूल के अंदर तो हंसता हुआ आए और पेरेंट्स से ये कहे कि जी मुझे स्कूल जाना है, ना कि वो घबराए और परेशान हो और मना कहे कि जी मुझे स्कूल नहीं जाना। तो ये स्कूल के ऑनर और स्कूल की जो प्रिंसिपल वगैरह होती हैं ये सब ये चीज़ों का मैनेज करती हैं और इस तरह से माहौल कर देती है कि बच्चा उसमें इंटरेस्ट लेता है और उसमें सीखने को भी ज़्यादा अच्छा उसको मौका मिलता है। अच्छा आसिफ भाई, मुझे एक बात और ही बताएं कि हमने अपने जो गवर्नमेंट स्कूल्स की तरफ देखा है वहाँ पर, अब प्राइवेट स्कूल में भी कुछ होता है, बच्चों के साथ तशद्दुद के वाक़यात होते हैं कि मतलब टीचर हैं कोई बड़े सख्त हैं, वो आ रहे हैं थप्पड़े मार रहे हैं, मुर्गा बना के स्टिके मार रहे हैं। आप भी समझते हैं इससे बच्चा कितना भागता है? क्या इस तरह बच्चा पढ़ लेगा? नहीं, मैं इसके बिल्कुल मुखालिफ हूँ। बच्चे को जो बात प्यार से और मोहब्बत से समझाई जा सकती है वो डंडे के ज़ोर पे नहीं समझाई जा सकती, और प्राइवेट स्कूलों में तो स्पेशली इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है कि बच्चों के साथ जो है कोई भी ऐसा माहौल नहीं होता प्राइवेट स्कूल में। ख़ासतौर से गवर्नमेंट स्कूलों में आपने देखा होगा कुछ है, मगर वो कोई सीरियस केस हो या बच्चे ने कोई ज़्यादा कोई ऐसी हरकत कर ली हो जिसके ऊपर वो फ्रस्ट्रेट हो गया टीचर, उसने कोई बच्चे को मार पीट दिया, लेकिन अमूमन प्राइवेट सेक्टर्स में ये होता नहीं। अब रुक गया ये बहुत। बल्कि मैं आपको एक और भी बताऊंगा कि जो आजकल का जो चल रहा है सिलसिला, इसके अंदर जो मैं बात करता है SOP की, कि मैं गवर्नमेंट को आपके प्रोग्राम से, आपके चैनल्स के हवाले से जो है ना मैसेज देना चाहता हूं कि भाई आप स्कूलों को बंद ना करो, इसके टाइमिंग को कर दें। आप 7:30 बजे से लेकर 11 बजे तक की एक जो है ना क्या कहते हैं स्लॉट रखें। दूसरा जो है आप 11 बजे से लेकर 2 बजे तक रखें, उसके अंदर क्लासेस के अंदर बच्चे भी कम बैठेंगे और जो है हम कंट्रोल कर सकते हैं, ना कि स्कूलों को बंद कर दिया जाए। हल निकालें, यह हल ये नहीं है कि स्कूल को बंद कर दिया जाए। स्कूल को बंद होने से मसले मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और आगे जाके गवर्नमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। हल निकालें, हम सब उनको मशवरा देने के लिए तैयार हैं, हम उनको बताने के लिए तैयार हैं कि जी हम ये सब कुछ करने के लिए तैयार। देखें, अगर 2 शिफ्ट के अंदर हम स्कूल चला रहे हैं तो मुश्किल हमको आ रही है, हम ये मुश्किल उठाने के लिए तैयार हैं अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए ये काम हम करने के लिए तैयार हैं। हम अपनी ड्यूटी ज़्यादा देने के लिए तैयार हैं, हम सारी फैसिलिटीज़ बच्चों को देने के लिए तैयार हैं। अब गवर्नमेंट जो है ना इस तरफ सोचे, हमारे मशवरों को जो है वो सुने और उस पर अमल करने की कोशिश करे, तो जो है ना कहता मसला हल होगा। अदरवाइज तो जी मसले मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और प्राइवेट स्कूल जो है बंद होना शुरू हो जाएंगे, और जो है वो आप सैलरी देना जो है एक बहुत मुश्किल मसला हो जाएगा। आसिफ भाई, एक छोटा सा जो पेरेंट्स की जानिब से एक बात आती है, ज़ाहिर है हमें उनकी भी बात आपके आगे रखनी है, आपके होने का फ़ायदा भी लेना है, कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो डिस्काउंट देने को तैयार नहीं है और हमारे कारोबार चल नहीं रहे, ना हमें गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है ना हमें कुछ कर रही है। और अगर बात होती है बच्चे की तो ज़ाहिर है जो एक स्कूल ओनर होता है उसको बच्चों के मुस्तकबिल का भी ख्याल होता है, सिर्फ अर्निंग मनी का उसको वो नहीं होता। तो ये क्यों है फिर? देखें, अगर हम लोगों ने गवर्नमेंट की बात को माना और 20% डिस्काउंट दिया जबकि कानून के अंदर नहीं था, आप ये जानते हैं कि हाई कोर्ट के अंदर फैसला हुआ, उसके अंदर शिक नंबर 2 और शिक नंबर 4 के अंदर नदीम अख्तर साहब ने, जज साहब ने मुखालफत की कि कोई भी प्राइवेट स्कूल 20% डिस्काउंट ना दे, लेकिन इसके बावजूद भी हमने दिया, सिर्फ इसी वजह से कि पेरेंट्स किसी उनके ऊपर ज़्यादा लोड नहीं आए, कोई बोझ ना आए, और हम ये अपना जो भी नफ़ा है या हम बराबर में छूट जाए, जो भी कुछ होगा हम उसको करने के लिए तैयार हैं। इसके बावजूद भी अगर पेरेंट्स जो है वो फीसें नहीं देंगे, जो कि हम मेरे पास रिपोर्ट्स आ रही हैं, कराची के अंदर हज़ारों स्कूल ऐसे हैं कि जो परेशान हो गए हैं, जो बिजली का बिल नहीं भर सकते, जो है रेंट नहीं दे सकते। तो लिहाजा मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगा आपके चैनल से कि प्लीज़ आप लोग स्कूलों को फ़ीस दें
ताकि उनका भी सिस्टम चल सके और आपके बच्चों का मुस्तकबिल भी रोशन रहे। अच्छा, बिल्कुल, इसमें हुकूमत को भी सोचना चाहिए, क्योंकि देखिए लोगों को भी एक प्रॉब्लम है। अगर हम पेरेंट्स की बात करें तो वो भी बेचारे ये परेशान है कि वो कहाँ से दें। अब जो स्कूल इंतजामिया, उनके अपने मसाइल हैं कि ज़ाहिर है कुछ स्कूल रेंट पर है, फिर फीस निकालनी है, फिर ज़ाहिर है कुछ अर्न भी करना है। तो इस वक्त जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो हमारी गवर्नमेंट की बनती है कि ये कोई तरीका नहीं है कि आप एक प्राइवेट सेक्टर को कहते हैं भाई तुम नहीं करो। आप कुछ SOPs बनाएं, उनको फॉलो करने को इनको भी कहें। उसके अलावा स्कूल्स को, जो इन्होंने एक आइडिया दिया, 2 शिफ्ट में खोले, क्योंकि यहाँ हम पेरेंट्स को भी जिम्मेदार इस बात से नहीं ठहरा सकते, क्योंकि जाहिर है इस वक्त में उनके भी माशी हालात खराब है और दोनों पार्टीज जो है इस वक्त बड़ा प्रॉब्लम में। तो इस वक्त गवर्नमेंट को अपना एक पॉजिटिव रोल प्ले करना होगा। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। अब ब्रेक के बाद डॉक्टर सुंबल से बहुत सारी बातें रह गई हैं, यहाँ पे फिर ब्रेक के बाद मुलाकात होती है।